सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडविन विंग्स एंड क्लास 11 है और आखिरी क्लास जो है जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की और आखिरी टॉपिक है उसके ऊपर जो है आज वीडियो बननी है। टॉपिक जो है वो आपका रोल ऑफ नाबार्ड है। रोल ऑफ नाबार्ड क्या है, कोऑपरेटिव्स की जितनी भी रिलेटेड उनकी स्कीम है या कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट के लिए आपको नाबार्ड को और एनसीडीसी का रोल बताना है। तो दोनों का रोल हम नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ नाबार्ड का रोल देखेंगे, पार्ट ए जो है, और पार्ट बी जो बनेगा तो उसमें हम एनसीडीसी जो है उसका रोल देख लेंगे। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले तो, क्योंकि स्कीम्स या कोऑपरेटिव की डेवलपमेंट्स में क्या है, मोस्टली आपको पता ही है कि क्रेडिट वगैरह देने का ही इनका फंक्शन रहता है। तो वहाँ पर अगर आप फैक्ट्स ढूंढने बैठेंगे तो इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो आपको नाबार्ड के बारे में भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पढ़ना होगा, नाबार्ड को भी डिटेल में पढ़ना होगा। तो हम पहले नाबार्ड को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे बना है, उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं और नाबार्ड के रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है, और उसके बाद जो है हम उसकी फंक्शन, सुपरविज़न और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है वीडियो की वो नाबार्ड के लिए है और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए सबसे पहले तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको पता ही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, यानी एग्रीकल्चर और रूरल की डेवलपमेंट जो है, यानी गांव में जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्मर्स वगैरह हैं या उनकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है ये एक बैंक जो है वो कंस्टिट्यूट किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो नाबार्ड की जो टैग लाइन मिलती है, आप नीचे देख रहे होंगे, टैग लाइन इनकी रहती है वो है फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, यानी रूरल प्रॉस्पेरिटी जो है उसको बढ़ाना जो है वो नाबार्ड का काम रहता है और ये इनकी टैगलाइन रहती है। इसे भी याद रखिएगा, शायद से एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए। देखिए जेनेसिस की बात करें कि नाबार्ड कैसे बना, आखिर ना क्यों ज़रूरत पड़ गई नाबार्ड को बनाने की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहता है कि इशू जो है रूरल क्रेडिट का वाज अ ग्रेव क्राइसिस सिंस इंडिपेंडेंस, कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद ही रूरल क्रेडिट को लेकर रूरल एरिया में कैसे जो है पैसा इंस्टीट्यूट्स को या पैसा जो है वहाँ पर फार्मर्स को दिया जाए, ये एक ग्रेव इशू रहा इंडिपेंडेंस के बाद से ही लेकर। इवन इंडिपेंडेंस से पहले भी जो है ये प्रॉब्लम रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हम एक सॉवरन कंट्री बने हैं तो हम उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे। पहले हमारे कंट्रोल में नहीं होता था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तो वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें इंडिपेंडेंस के बाद देखना है। तो इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखो रूरल क्रेडिट में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, मनी लेंडर्स वगैरह जो रहते थे वही रूरल क्रेडिट जो है उसे हैंडल करते थे, और उनकी जो इंटरेस्ट रेट था वो काफ़ी ज़्यादा रहता था, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का होता था, और वो कहीं ना कहीं डेट में लाकर खड़ा कर देता था फार्मर्स को, और फार्मर्स को अपनी ज़मीन और प्रॉपर्टी तक जो है वो आखिर में खोनी पड़ती थी। ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी जिसे कि गवर्नमेंट जो है उसे धीरे धीरे जो है उसे समझ में आ रहा था कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के निपटारे के लिए कुछ ना कुछ हमें परमानेंट जो है चीज़ वो करनी पड़ेगी। और इसके बाद को कुछ कमर्शियल बैंक्स थे वो भी लोन दे रहे थे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे पा रहे थे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, क्योंकि उनके पास जो डिपॉजिट्स आते हैं वो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को वो लॉन्ग टर्म लोन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कमर्शियल बैंक्स की मजबूरी थी जिसकी वजह से वो रूरल क्रेडिट, लॉन्ग टर्म रूरल क्रेडिट नहीं दे पाते थे। और कहीं ना कहीं आरबीआई भी थोड़ी हेल्प कर रहा था रूरल क्रेडिट में, लेकिन वो एक सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें परमानेंट इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जो कि रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम वगैरह जो है उसको देख सके। और इस नीड को जो है वो गवर्नमेंट ने आखिरकार 1970s के शुरू होते होते इस नीड को, इस ज़रूरत को समझा कि हमारे पास एक रूरल क्रेडिट का एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि पूरा रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम के साथ डील करे। ठीक है, और 1970s में जब गवर्नमेंट को फील हुआ कि ऐसा कुछ होना चाहिए तो गवर्नमेंट ने आरबीआई को कॉल की, कि आरबीआई को कॉल करके ये कहा कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए जो कि देखे कि रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम वगैरह जो है वो क्या है और उसे कैसे हल किया जा सकता है। तो और गवर्नमेंट की कॉल पर कहते हैं कि आरबीआई जो है उसने कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी जिसका नाम था क्रैफी कार्ड। ठीक है, क्रैफी कार्ड का क्या एब्रीवेशन था? क्रैफी कार्ड स्टैंड फॉर कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्रैफी कार्ड कमेटी रही, इसकी फुल फॉर्म जो है ये है, यानी कि एक कमेटी थी जो कि रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रहेगा उसकी क्या अरेंजमेंट होगी उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई, और इसका नाम था क्रैफी कैट कमेटी। ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्ड ज़रूरी भी है। और उसके बाद कहते हैं कि ये कमेटी जो है वो 30 मार्च 1979 को बनाई गई, और इसके जो चेयरमैन रहे वो थे बी शिवरमन। ठीक है, बी शिवरमन कौन थे? बी शिवरमन हमारे अरेस्ट वाइल
प्लानिंग कमीशन जो है, क्योंकि अब नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया है, अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो अरेस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन था उसके एक मेंबर थे हमारे बी शिव रमन, और ये जो थे इस कमेटी के, स्क्रैफिकेट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। ठीक है, और इन्होंने जो है अपनी इंटरिम रिपोर्ट जो है वो 29 नवंबर 1979 को ही जो है वो गवर्नमेंट को आरबीआई को सौंप दी, और आरबीआई ने आगे गवर्नमेंट को सौंप दी। ये जो 29 नवंबर 1979 को रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? रिपोर्ट की आउटलाइन थी कि नीड फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग अनडिवाइडेड अटेंशन, forceful direction, pointed focus to credit related issues linked with rural development। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट का नाम था। इस रिपोर्ट के अंदर जो है रिकमेंडेशन सारी रखी गई थी, और रिपोर्ट का जो टाइटल था वो ये था। ठीक है, और सिंपली अगर कहें तो इसके अंदर क्या इनकी रिकमेंडेशन थी, तो रिकमेंडेशन थी कि हमारे पास एक यूनिक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, विच शुड एड्रेसेस दीज इशू, जो कि इन इश्यूज़ को देखे। कौन से इश्यूज़? जो आपके रूरल क्रेडिट को लेकर इश्यूज़ थे, और इन रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाबार्ड की फॉर्मेशन जो है उसे अप्रूव किया, और पार्लियामेंट में एक्ट आया 1981 का, जो 61 एक्ट था, 61 एक्ट ऑफ 1981। उसमें आखिरकार नाबार्ड को जो है वो स्टैच्यूरी स्टेटस जो है वो दे दिया गया, और 1981 में जो है अप्रूव हो गया कि नाबार्ड जैसा कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो अब बनाया जाएगा, जो कि रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम को देखेगा। इसके बाद एक साल बाद आखिरकार 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। नाबार्ड जो है वो बन जाता है, बना दिया जाता है। और नाबार्ड में क्या होता है कि नाबार्ड को जब बनाया जाता है तो दो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स थे, उनके फंक्शन कहीं ना कहीं इसको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कौन कौन से फंक्शन नाबार्ड को ट्रांसफ़र किए जाते हैं? एक तो आरबीआई के पास पहले एग्रीकल्चर क्रेडिट का फंक्शन था, यानी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी क्रेडिट देना था वो आरबीआई के पास था नाबार्ड के बनने से पहले। तो आरबीआई से वो एग्रीकल्चर क्रेडिट का फंक्शन जो है वो ट्रांसफ़र करके नाबार्ड को दिया गया। और दूसरा एआरडीसी यानी एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थी उस टाइम जब नाबार्ड बनी। उसका फंक्शन क्या रहता था? रीफाइनेंस देना। ठीक है, रीफाइनेंस रहता है कि आप डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप इंस्टीट्यूशन को पैसे दे रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन आपके इंडिविजुअल्स को पैसे दे रहे हैं। तो रीफाइनेंस का काम हमारा पहले उस वक्त एआरडीसी जो है वो कर रही थी, तो उसका रीफाइनेंस का फंक्शन जो है ये भी ट्रांसफ़र करके नाबार्ड को दिया गया। तो नाबार्ड को दो इंस्टीट्यूशन के जो दो इम्पोर्टेंट फंक्शन थे, एग्रीकल्चर क्रेडिट का आरबीआई से ट्रांसफ़र किया गया, और रीफाइनेंस का फंक्शन जो है वो एआरडीसी से ट्रांसफ़र करके नाबार्ड को दिया गया, और नाबार्ड को जो है वो पूरी जिम्मेदारी रीफाइनेंस और एग्रीकल्चर की दे दी गई। ठीक है, और कहते हैं कि इस नाबार्ड को डेडिकेट किया गया टू द सर्विस ऑफ द नेशन बाय देन पीएम इंदिरा गांधी ऑन 5 नवंबर 1982। ठीक है, और फिर आखिरकार 5 नवंबर 1982 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो कि उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जो है इस नाबार्ड को नेशन की सर्विस के लिए डेडिकेट कर दिया। ठीक है, इनिशियल कॉर्पस की बात करोगे तो जब ये बना तो इसकी 100 करोड़ इनिशियल कैपिटल थी, जिसमें 50-50 रेशो में आरबीआई को ने कंट्रीब्यूट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, और मौजूदा अगर आप देखोगे 2020 में अगर एस्टिमेट देखोगे तो आरबीआई की नाबार्ड की जो कॉर्पस है वो लगभग 40,000 प्लस करोड़ जो है वो रही है। और अब आरबीआई का जो स्टेक था वो भी गवर्नमेंट ने ले लिया है, और अब जो है ये फुली ऑन्ड गवर्नमेंट सब्सिडियरी। ठीक है, यानी अब नाबार्ड जो है पूरी 100% जो है इसकी शेयर होल्डिंग वो गवर्नमेंट के पास है। जो आरबीआई के पास 50% थी वो आरबीआई से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद ली है। ठीक है, और कहते हैं कि नाबार्ड जो है इसे कोऑर्डिनेटर ऑफ रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। और नाबार्ड का अगर आप हेड क्वार्टर देखोगे तो नाबार्ड का हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ज़रूर याद रखिएगा, शायद आपको स्टेटमेंट्स में या फैक्ट्स में भी पूछी जाए। पहले चेयरमैन जो है नाबार्ड की जब 1982 में जब ये बनता है तो पहले चेयरमैन इसके जो है वो रहे हैं एम रामकृष्ण अय्यर। ठीक है, रामकृष्ण राय, एम रामकृष्ण राय जो थे वो इसके पहले चेयरमैन थे। और आज मौजूदा चेयरमैन अगर आप बात करोगे तो मौजूदा चेयरमैन इसके हैं वो हैं जी आर चिंतला। ठीक है, जी आर चिंतला जो हैं वो मौजूदा इसके जो हैं वो चेयरमैन हैं नाबार्ड के। और चेयरमैन जो है याद रखिएगा, चेयरमैन जो है नाबार्ड का इसे कौन अपॉइंट करता है? इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो खुद अपॉइंट करती है। ठीक है,
उसके बाद कुछ और फैक्ट्स जो है नाबार्ड को लेकर वो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहता है नाबार्ड का, सॉरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो नाबार्ड का रहता है उसे बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो आपको पूछेंगे कि बर्ड किस चीज़ का, किस इंस्टीट्यूशन का ट्रेनिंग आगे इंस्टीट्यूट है, तो वो नाबार्ड का इंस्टीट्यूट है। बर्ड की फुल फॉर्म है बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसका हेड क्वार्टर जो है यानी बर्ड का हेड क्वार्टर जो है वो लखनऊ में है। ठीक है। नाबार्ड के दो डिपार्टमेंट रहते हैं, एक तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रहता है जो कि इंस्पेक्शन के लिए काम आता है। इंस्पेक्शन किसकी, जो भी इसके अंदर इंस्टीट्यूट आएंगे यानी जिसको भी ये फाइनेंस दे रही है, आगे हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन पे भी, तो उनकी इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रहता है। और दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है विकास वॉलंटियर वाहिनी। ठीक है, ये भी जो है नाबार्ड का एक डिपार्टमेंट है। और जब ये 1982 में बना तो तब इसका नाम विकास वॉलंटियर वाहिनी ज़रूर था, लेकिन 2005 के बाद जो है इसका नाम चेंज करके फार्मर्स क्लब प्रोग्राम जो है वो अब रख दिया गया है। और ये किसके लिए है, टू प्रमोट डेवलपमेंट टू क्रेडिट टेक ट्रांसफ़र अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फार्मर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कैसे क्रेडिट देकर इंस्टीट्यूट्स को उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके उनमें अवेयरनेस पैदा करके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पैदा करके, किसकी, फार्मर्स की। ठीक है, तो फार्मर्स की डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो है उनको क्रेडिट देकर उनको प्रमोट करना, उनको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करके प्रमोट करना, उनके अंदर अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये सब काम जो है वो हमारा रहता है विकास वॉलंटियर वाहिनी का, जिसे अब फार्मर्स क्लब प्रोग्राम कहा जाता है। और जो है ये नाबार्ड का ही एक डिपार्टमेंट। ठीक है, और दूसरे फैक्ट्स जो हैं जैसे कि केसीसी स्कीम है यानी किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम जो है आपको पता है 1998 में आई है, ये भी नाबार्ड की इंट्रोड्यूस की गई स्कीम है। और ये जो है क्रेडिट सपोर्ट जो है फार्मर्स को देती है, कल्टीवेशन के लिए भी देती है, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ यानी फार्मिंग के अलावा कोई एक्टिविटीज़ अगर फार्मर जो हैं वो इस कार्ड से करना चाहते हैं, इस क्रेडिट कार्ड से, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी बेनिफिशरीज के अंदर रजिस्टर रहते हैं किसान क्रेडिट स्कीम के अंदर, उन्हें एक रुपी किसान कार्ड दिया जाता है। एक एटीएम कार्ड की तरह होता है लेकिन मल्टीपर्पज़ कार्ड रहता है, जिसके द्वारा जो है वो क्रेडिट जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो रुपी किसान कार्ड जो है केसीसी स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इसे जो है किसान जो है एटीएम में यूज़ करके डायरेक्टली कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, जितनी भी लिमिट उनकी सेट की जाएगी। उसके बाद पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस जो रहती हैं, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं, दवाइयाँ वगैरह ख़रीद रहे हैं, तो आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप अपना कार्ड जो है वो एक स्वाइप मशीन पर यूज़ करते हैं, उन्हें हम पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस कहते हैं। तो वहाँ पर भी आप इस रुपी किसान कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो हैं यानी ऑनलाइन अगर आपने कोई ख़रीदना है फार्मिंग के रिलेटेड या नॉन फार्मिंग के रिलेटेड, तो वहाँ पर भी जो है ये किसान इस कार्ड का इस्तेमाल कर कर खरीदी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्ड जो है वो 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्ड स्कीम जो है वो भी इशू की गई। इसमें जो है जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो रहते हैं हमारे कोऑपरेटिव्स की तरह ही ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं, जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मिलकर म्यूचुअली जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फंड इकट्ठा करते हैं और उन्हें आगे उनकी हेल्प वगैरह करते हैं। ठीक है, तो जो भी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर रहते हैं उनके लिए नाबार्ड ने ये स्कीम लाई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्ड स्कीम। और इसमें इनको भी जैसे केसीसी स्कीम के अंदर क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, इन्हें भी जो है क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। और ये स्कीम भी नाबार्ड की है और इसमें जो है ये क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2000 में जो है एक व्यास कमेटी जो है आई थी, व्यास कमेटी, जिसे कि एक्सपर्ट ग्रुप ऑन रूरल क्रेडिट कहा जाता है। ये कमेटी भी जो है ये नाबार्ड ने ही अपॉइंट की थी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स जो हैं नाबार्ड के प्रति हैं, याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है, आपको एग्ज़ाम में नाबार्ड के रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फंक्शन देखें नाबार्ड के, और उसमें हमें फोकस करना है कि इसके फंक्शन कोऑपरेटिव्स और रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को लेकर क्या है। वैसे तो नाबार्ड जो है वो काफ़ी जगह डील करेगी, लेकिन हमें कोऑपरेटिव्स के ऊपर क्योंकि फोकस करना है, तो हम देखेंगे कोऑपरेटिव्स को लेकर इसकी क्या क्या फंक्शन है। तो ठीक है, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। देखिए नाबार्ड के फंक्शन क्या रहते हैं मेन, जैसा मैंने आपको बताया नाबार्ड का काम यही रहता है कि रीफाइनेंस करना। ठीक है, यानी कोऑपरेटिव्स जहाँ से भी लोन रही हैं, जिस इंस्टीट्यूट से कोऑपरेटिव लोन्स लेती हैं, क्रेडिट लेती हैं, वो उन
इंस्टीट्यूशन को रीफाइनेंस करेंगी। डायरेक्टली कोऑपरेटिव को पैसा भी देती हैं, लेकिन डायरेक्टली कोऑपरेटिव्स के अंदर जो मेंबर हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कोऑपरेटिव बैंक्स को पैसा देंगी या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को पैसा देंगे, और वो फिर आगे जो है इंडिविजुअल्स वगैरह को, जो भी मेंबर्स रहेंगे उस सोसाइटी के या उस बैंक के जो मेंबर रहते हैं, उन्हें आगे पैसा देते हैं। तो रीफाइनेंस का काम इनका रहता है। तो कहता है कि इट डज नॉट डायरेक्टली finance individual but refinance financial institution to give credit to individual, that is it act as a link between bank and farmer। ठीक है, तो डायरेक्टली इंडिविजुअल को पैसा नहीं देती बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा देती है, और वो आगे उठाकर इंडिविजुअल्स को पैसा देते हैं। यानी नाबार्ड का अगर आप देखो तो ये बैंक और फार्मर्स जो है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर आप कह सकते हैं, उनके और फार्मर्स या इंडिविजुअल्स जो रहते हैं उनके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। दूसरा कहता है कि नाबार्ड जो है कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें तो या तो वो कोऑपरेटिव्स को डायरेक्टली भी पैसा दे सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट ईदर प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटी डायरेक्टली टू कोऑपरेटिव की, अगर कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टली उनको रीफाइनेंस करना है तब भी ये कर सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी और स्टेट गवर्नमेंट उठाकर वो पैसा जो है इन कोऑपरेटिव्स वगैरह को देंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ उनके कैपिटल में कंट्रीब्यूशन रहना ज़रूरी रहता है। तो जहाँ पर उन कोऑपरेटिव्स की कैपिटल में स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना है तो इनडायरेक्टली वो क्या करेंगे, नाबार्ड से पैसा लेंगे और कोऑपरेटिव्स को देंगे। तो नाबार्ड का दो तरीके से जो है वो कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट में रोल रहता है। वो है, एक तो वो डायरेक्टली उनको पैसा देते हैं, और दूसरा जो है वो क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन भी देते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन भी देते हैं, मीडियम टर्म लोन भी देते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन भी देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन की जो है पीरियड जो है वो लगभग 20 साल रहती है, 20 साल से कम या 20 साल तक रहती है। शॉर्ट टर्म लोन की है 1 साल की वैलिडिटी मेनली रहती है, और मीडियम टर्म जो है उनकी 3 से 4 साल तक की रहती है। तो ये फैसिलिटी वो स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, और किसके लिए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर सके टू द शेयर कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो डायरेक्टली भी कोऑपरेटिव को पैसा मिलेगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट देना चाहती है कोऑपरेटिव को पैसा, उनकी शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करना चाहती है, तो वो भी नाबार्ड से पैसा लेकर इनको देगी। तो नाबार्ड दो तरीके में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोऑपरेटिव जो है उन्हें क्रेडिट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक एमटी कन्वर्जन फैसिलिटी जो है वो नाबार्ड की रहती है, कि मान लीजिए कि नाबार्ड ने क्या किया है कि नाबार्ड ने शॉर्ट टर्म लोन दिया है किसी भी, मान लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी कोऑपरेटिव बैंक को दिया है या कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया है, और उनको रीपे करना है। शॉर्ट टर्म लोन है, 1 साल के अंदर उनको रीपे करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए उस 1 साल के पीरियड में जो सीजनल क्रॉप थी फार्मर्स वगैरह की, वो कहीं ना कहीं नेचुरल कैलमिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं वो क्रॉप खराब होगी, और उनकी रीपे कैपेसिटी जो थी फार्मर्स की वो ख़त्म होगी। क्रॉप्स बेचकर ही पैसे देने थे, और क्रॉप्स ही अगर ख़राब होगी तो रीपेइंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं उनकी ख़त्म हो जाती है। तो इस केस में नाबार्ड की एक एमटी कन्वर्जन स्कीम रहती है। इसमें क्या करता है कि नाबार्ड जो है वो शॉर्ट टर्म लोन जो होता है उसे रीस्ट्रक्चर करके उसे मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट कर देता है। यानी 1 साल के अंदर अगर वो लोन देना था और कहीं ना कहीं नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से वो चीज़ गड़बड़ हो गई है, तो वो क्या करेगा, उस शॉर्ट टर्म लोन को मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट कर देगा। यानी जो 1 साल में पैसा देना था उसको रीस्ट्रक्चर करेगा, और वो बोलेगा कि ये पैसा आपका मीडियम टर्म लोन हो गया, अब आप 4 या 5 साल में भी दे सकते हैं। तो फार्मर के पास थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है उसको रीपे करने का। तो क्योंकि देखिए फार्मर को डायरेक्टली ये नहीं करती, जैसा कि मैंने बोला फाइनेंस रीफाइनेंस करेगी। यानी जिन बैंक्स ने फार्मर्स को लोन दिया है, ये उन बैंक्स को बोलेगी कि आप अपना शॉर्ट टाइम पीरियड जो है उसे मीडियम टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर दीजिए। और नाबार्ड ने भी क्योंकि उनको लोन दिया होगा इनडायरेक्टली, तो वो नाबार्ड अपना वहाँ से शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म करेगी, और यहाँ जो बैंक जो है जो डायरेक्टली इंडिविजुअल के साथ डील करता है वो अपना जो है टर्म शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म कर देगा। तो इस फैसिलिटी को कहते हैं हम एमटी कन्वर्जन स्कीम, और ये भी नाबार्ड की है। ठीक है, और आखिर में कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई रीफाइनेंस पैकेज जो है रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के लिए अनाउंस करता है, जैसे कि अभी पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक के टाइम काफ़ी सारे पैकेजेस जो थे रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के लिए जो है अनाउंस किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। तो रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के लिए कोई भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज वगैरह आता तो उसे इम्प्लीमेंट करना जो है वो काम भी नाबार्ड का रहता है। ठीक है, तो नाबार्ड जो है वो काफ़ी सारे काम कर रही है कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट के लिए। अब कहता है कि रीफाइनेंस स्कीम जो है नाबार्ड की कोऑपरेटिव्स को लेकर वो क्या है।
तो रीफाइनेंस स्कीम जैसा कि मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं वही एक स्कीम है। तो कहता है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वैद्यनाथ कमेटी, जब वैद्यनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन आई एक टाइम पर, तब कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट्स इंडियाज़ रिवाइवल पैकेज ऑफ शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक स्कीम लाई, जिस स्कीम का नाम था रिवाइवल पैकेज, सॉरी, जिस स्कीम का नाम था इंडियाज़ रिवाइवल पैकेज ऑफ शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। इस स्कीम के तहत क्या हुआ कि इसने जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स थे यानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स थे, उन्हें इनेबल किया, उन्हें इस काबिल बनाया कि वो डायरेक्टली जो है वो फंड्स ले सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कि आरबीआई के द्वारा या तो रेगुलेट किया जाता है या तो आरबीआई के द्वारा अप्रूव है। तो जहां हमने पहले पढ़ा था कि एससीबीज जो थे वही डायरेक्टली आरबीआई से लोन ले सकते थे, लेकिन अब सीसीबीज को भी कहा गया कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से हैं वो इस स्कीम के तहत जो है वो लोन ले सकते हैं। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे आरबीआई या तो अप्रूव कर रहा है या तो आरबीआई के अंदर वो रजिस्टर है। इसी को लेकर, इस स्कीम को लेकर नाबार्ड जो है वो एक अपनी स्कीम लाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, और स्कीम का नाम रहता है शॉर्ट टर्म मल्टीपर्पज़ क्रेडिट प्रोडक्ट। ठीक है, STMPCP, शॉर्ट टर्म मल्टीपर्पज़ क्रेडिट प्रोडक्ट, जो कि नाबार्ड लाती है इस स्कीम के अंदर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव बैंक्स। और कोऑपरेटिव बैंक कौन से? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, SCB है, सॉरी इसको देख लीजिएगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, इनके लिए जो है ये नई स्कीम ला जाती है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि कहीं ना कहीं पैसा देना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, ताकि उनकी जो लेंडेबल रिसोर्सेज हैं, यानी जो पैसा लोन के बिना उनके पास मान लीजिए 100 करोड़ था और अब उनको इस स्कीम के अंदर और पैसा दिया गया 200 करोड़ हो गया, तो उनका जो लैंडेबल रिसोर्सेज थे, यानी लोगों को लोन देने के लिए जो पहले 100 करोड़ का रिसोर्स था वो 200 करोड़ का रिसोर्स हो गया, तो वो लैंडेबल रिसोर्स कहीं ना कहीं वो एक्सपैंड हो गया। तो यही इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा था कि इनेबल देयर डाइवर्सिफिकेशन इन वैरायटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। और दूसरा था कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो पहले क्योंकि पैसा कम था वो बड़े लिमिटेड जगह पर वो अपना लोन देते थे, और अब क्योंकि इस स्कीम के अंदर उनको और पैसा दिया गया तो उन्हें कहा गया कि आप जो अपने बिजनेस ऑपरेशन है यानी अलग अलग फील्ड्स के लिए भी आप जो हैं वो पैसा दे सकते हैं। तो क्रेडिट देने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जो है वो ये कोऑपरेटिव बैंक्स कर सकते थे। अब जो मल्टीपर्पज़ क्रेडिट दिया जाता है वो मल्टीपर्पज़ है, यानी अलग अलग जगह के लिए दिया जाता है, अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। किस किस चीज़ के लिए दिया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर मेंटेन रखनी है कोऑपरेटिव्स को, उसमें ये इस स्कीम के अंदर वाला पैसा यूज़ कर सकते हैं, या फिर फॉर्म इक्विपमेंट या कोई दूसरा एसेट है उसको रिपेयर या मेंटेन करना है उसमें यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग फैसिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्टोरेज, ग्रेडिंग और पैकेजिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनका कोई ओल्ड डेट था तो उसे चुकाने के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव बैंक फॉर लेंडिंग टू शुगर फैक्ट्री। ठीक है, असिस्टेंस जो है कोऑपरेटिव बैंक को देंगे और कोऑपरेटिव बैंक आगे शुगर फैक्ट्रीज़ को देगी, ये क्रेडिट देगी, ताकि शुगर फैक्ट्रीज जो हैं वो FRP यानी फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइसेस जो हैं, आप सुनते हैं कि जैसे हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उनके लिए MSP होती है। ठीक है, MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि फार्मर्स को कहती है कि आप क्रॉप उगाइए, अगर कोई मार्केट में आपसे नहीं लेगा तो एक फ़िक्स प्राइस, मिनिमम प्राइस जो है गवर्नमेंट डिसाइड पहले ही कर देती है क्रॉप लगाने से पहले, और गवर्नमेंट कहती है बाज़ार में कोई नहीं भी लेगा तो हम आपसे क्रॉप लेंगे, तो उसे MSP कहते हैं। लेकिन शुगर के लिए वही सेम चीज़ होती है, लेकिन उसे MSP नहीं कहते, उसे FRP कहते हैं, फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइस। तो जो भी फार्मर जो हैं FRP के द्वारा शुगर फैक्ट्रीज़ वगैरह में अपना शुगर कैन बेच रहे हैं, तो वो प्रॉम्प्ट पेमेंट उन्हें कर सकें, तो उसके लिए भी जो है स्कीम के अंदर पैसा लेकर शुगर फैक्ट्रीज़ को दिया जा सकता है, ताकि फार्मर्स वगैरह को वो पैसा देने में कोई देरी ना हो। ठीक है, और जो इस क्रेडिट के अंदर जो पीरियड रहता है यानी लोन चुकाने का पीरियड है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो 1 साल का रहता है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो नाबार्ड जो है वो टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। तो मार्केट की जैसी भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से नाबार्ड जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती रहती है, जो कि स्कीम के अंदर लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आता है। ये एक डिपार्टमेंट है जो कि नाबार्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो है
वो रूरल क्रेडिट सिस्टम जो है, रूरल फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसे और स्ट्रेंथन बनाता है, उसके लिए पॉलिसीज़ भी बनाता है और अलग अलग इसके रोल भी रहते हैं। तो क्या क्या रोल है इस डिपार्टमेंट के, काफ़ी ज़रूरी डिपार्टमेंट, इसके बारे में भी याद रखिएगा। तो कहता है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है विच इज़ एट फोर फ्रंट सिंस द इंसेप्शन ऑफ नाबार्ड to initiate project and other program to encourage and strengthen the rural financial services to improve health of cooperative banks and RRBs in association with Government of India, NABARD, RBI and State Bank। ठीक है, तो ये कहता है कि एक डिपार्टमेंट है जो कि नाबार्ड के बनने के बाद से ही जो है लगातार से काम कर रहा है और प्रोजेक्ट्स अलग अलग ये बना रहा है, अलग अलग प्रोग्राम बना रहा है ताकि रूरल फाइनेंशियल सिस्टम को और ज़्यादा जो मजबूत किया जाए, उसे और ज़्यादा इनकरेज किया जाए, ताकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज जो हैं, जो कि बैकबोन बनाती हैं रूरल क्रेडिट सिस्टम का, उसे उनकी हेल्थ जो है उसे भी इम्प्रूव किया जाए। और ये काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ठीक है, क्या कोर फंक्शन जो है इस डिपार्टमेंट के रहते हैं वो भी हम ज़रूर देखेंगे। तो कोर फंक्शन जो है इस डिपार्टमेंट के वो क्या है कि असिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पॉलिसी मैटर रिलेटेड टू रूरल कोऑपरेटिव्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसे कोई पॉलिसी बनानी है कोऑपरेटिव या रूरल कोऑपरेटिव्स के रिलेटेड, तो वो वहाँ पर इसको पॉलिसी बनाने में ये डिपार्टमेंट असिस्ट करता है। उसके बाद जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनकी वायबिलिटी जो है उसे मॉनिटर करता है। कैसे मॉनिटर करता है कि सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन, इसके पास पूरा डेटा रहता है कि कौन सा कोऑपरेटिव कहाँ पर है, उसकी कितनी इस वक्त कॉर्पस है, वो अच्छी पोजीशन में है या नहीं है। तो ये डेटा कलेक्ट करके उसे एनालाइज भी करता है और फिर उसकी वायबिलिटी को देखता है कि क्या वो अच्छा चल रहा है कोऑपरेटिव या नहीं चल रहा है। और फिर उस कोऑपरेटिव को लेकर अगर गवर्नमेंट या आरबीआई को कोई पॉलिसी बनानी है तो उस पॉलिसी के लिए फिर वो उन्हें इनपुट भी देता है कि इस कोऑपरेटिव्स के साथ क्या क्या आपको करना चाहिए। उसके बाद रिव्यू फंक्शनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव्स। तो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव्स रहते हैं उनकी फंक्शनिंग जो है उसे लगातार रिव्यू करता रहता है। उसके बाद अगर जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिवाइवल पैकेज है कोई भी शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसे इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो भी जो है इस डिपार्टमेंट का रहता है इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये डिपार्टमेंट जो है ये एक फंड को मेंटेन रखता है जिसका नाम है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड। ठीक है, सीडीएफ कहते हैं। और वो क्या करता है कि प्रोविजन ऑफ सपोर्ट टू कोऑपरेटिव्स अंडर सीडीएफ, यानी एक तो इस फंड को मैनेज भी करता है और उसके अंदर जो भी प्रोविज़न है कि इस फंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना है उसको भी मैनेज करता है। तो कहाँ कहाँ इस फंड का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं आप, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है कोऑपरेटिव को, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल भी जो है ये डिपार्टमेंट रखता है। और उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पैक्स पर्सनल जो है यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक्स के जो पर्सनल्स रहते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए प्रॉपर, उसको भी ये देखने का काम भी इस डिपार्टमेंट का रहता है। उसके बाद ये डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है एपेक्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उन सब मैटर्स पे जो कि कोऑपरेटिव के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पीरियोडिकल मीटिंग जो है रजिस्ट्रार के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रहे होंगे या फिर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक होगी, इनके सीईओज यानी सीईओज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनके साथ जो पीरियोडिकली मीटिंग जो है इस डिपार्टमेंट की होती रहती है ताकि वो अपना जो अवेयरनेस प्रोग्राम या जो भी डेवलपमेंट वगैरह उनको लानी है तो वो उनको कन्वे कर सके। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये देते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करना अंडर अ स्कीम, और स्कीम का नाम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रेनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक पर्सनल, दैट इज़ सॉफ्ट कोप। इस स्कीम के अंदर क्या कहता है कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स को के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो जो है अच्छी ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद पैक्स डेवलपमेंट सेल जो है ये इंस्टीट्यूशन बना के रखता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लेवल पर, और साथ ही साथ जो है कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो है ये पैक्स को देता है।
उसके बाद कहता है कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव्स में एक सेंटर रहता है, दैट इज़ सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, दैट इज़ सीपैक, उसे भी जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये जो अगर आप देखो ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो है सीपैक का, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका लखनऊ में। ठीक है, तो ये लखनऊ में है। सीपैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, ये सीपैक है, दैट इज़ सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। ठीक है, कैसे उनके अंदर प्रोफेशन जो है उसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसके बाद आखिरी स्लाइड आज की वो है कि नाबार्ड जो है अब सुपरवाइजरी रोल भी इसके पास है। एक तो है फाइनेंशियल रोल तो अदा कर ही रहा है पैसे देने का, दूसरा जो है ये सुपरवाइजरी रोल भी जो है अदा करता है। सुपरवाइजर किसकी हमें देखना है, किसकी सुपरविजन करता है, तो वो हमें देखनी है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव बैंक्स की सुपरविजन कैसे करता है। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहता है कि अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल फंक्शन के अलावा जो है नाबार्ड के पास जो है सुपरवाइजरी रोल भी है। और इससे ये सुपरवाइजरी रोल प्रोवाइड कौन करता है, तो सेक्शन 35 जो है BRA, दैट इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 का, तो उसकी सेक्शन 35 के अंदर सुपरवाइजरी रोल जो है नाबार्ड को वो भी मिलता है। और ये एम्पावर करता है नाबार्ड को कि वो टाइमली इंस्पेक्शन जो है वो कर सकती है किस किस की, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, RRB यानी रीजनल रूरल बैंक्स, और स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट बैंक जो कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन रहते हैं। तो नाबार्ड को सुपरवाइजरी फंक्शन भी इस एक्ट के अंदर मिले हैं। और नाबार्ड ने इसके अंदर क्या किया है कि एक बोर्ड ऑफ सुपरविजन जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन किया है, और वो बोर्ड ऑफ सुपरविजन जो है वो इस सुपरवाइजरी फंक्शन को सारा देखता है। ठीक है, और ये बोर्ड ऑफ सुपरविजन जो है ये क्या क्या करता है कि जो भी डायरेक्शन और गाइडलाइंस सुपरविजन और इंस्पेक्शन को लेकर उन्हें प्रोवाइड करता है नाबार्ड को। और उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स आती हैं इंस्पेक्शन के बाद, जैसी भी रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट है तो ठीक है, फिर तो बदलाव की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई एडवर्स रिपोर्ट है जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई नए मेयर्स की ज़रूरत है, तो वो फिर उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है और क्या क्या सजेशंस आगे देने हैं गवर्नमेंट को, RBI को, नाबार्ड को, या जिस इंस्टीट्यूट्स के रिलेटिव वो रहेगी उसे क्या क्या सजेशन देने हैं, वो भी जो है ये बोर्ड बताता है। ठीक है, सुपरविजन क्यों होती है, देखिए अगर अगर हम देखें तो बैंक्स की या कोऑपरेटिव्स की क्यों सुपरवाइजरी, इनको क्यों आखिर देखा जाता है, ताकि डिपॉजिटर्स जो हैं उनका प्रोटेक्ट किया जा सके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, टू इंश्योर बिजनेस कंडक्टेड बाय दीज बैंक इज इन कन्फॉर्मिटी विद एक्ट और बायलॉज और नॉट। ठीक है, और जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जैसे चल रही हैं, क्या ये एक्ट और बायलॉज के साथ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। उसके बाद क्या ये जो रूल्स गाइडलाइंस नाबार्ड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किए हैं उनके मुताबिक ये काम कर रही हैं या नहीं, या फिर कितनी फाइनेंशियली ये साउंड हैं या कितनी फाइनेंशियली वीक हैं, उसे देखने का काम इनका रहता है। और उसके बाद जो है टू सजेस्ट वीज एंड मीन फॉर स्ट्रेंथनिंग दीज इंस्टीट्यूशन, और अगर कोई कमी है तो उसके लिए क्या क्या रास्ते जो हैं वो गवर्नमेंट को अपनाने चाहिए, वो भी सजेस्ट करना इनका काम है। सो एज टू इनेबल डैम टू प्ले अ मोर एफिशिएंट रोल इन डिलीवरिंग रूरल क्रेडिट, ताकि जो है ये रूरल क्रेडिट में और ज़्यादा अच्छा रोल जो है वो अदा कर सकें। ठीक है, तो नाबार्ड के रिलेटेड इतना ही था। तो अच्छा रहा लेक्चर। तो कोई भी आपको अगर और भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट बी की, वो भी आपको कल या परसों मिल जाएगी, और इसके साथ ही हम अपना कोऑपरेटिव का पोर्शन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।